काशी भाई उसकी बात करते हम ग्रीड की, तो ग्रीड तो क्रिप्टो इकोसिस्टम ज़्यादा मुझे कहीं दिखती नहीं है। लोगों को इंडिया में सबसे ज़्यादा जिसमें इंटरेस्टेड हैं वो तो शिबा क्रिप्टो इनू। से ज़्यादा नुकसान दिखते हैं कहीं? नहीं बिल्कुल नहीं दिखते, तो लेकिन बस बात खत्म। ये भी है अब, लेकिन सवाल तो आएगा ना, देखिए। नहीं नहीं, आपने कहा ग्रीड सबसे ज़्यादा दिखती है, तो मैंने कह दिया नुकसान हाँ सबसे ज़्यादा मतलब कहाँ वो दिखते हैं? बिल्कुल नहीं है, ग्रीड की वजह से नुकसान है। लेकिन हम देखते हैं उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा जिस कॉइन में लोग इन्वेस्टेड रहते हैं वो शिबा इनू होता है। पीछे भागते हैं, पेपे के पीछे भागते हैं। तो इन मीम कॉइन्स का क्या चक्कर है, लोग इनमें क्यों फंसे रहते हैं, क्या साइकोलॉजी है? आपको 4 5 6 साल हो गए लोगों को बताते हुए, हम लोग भी बताते कि भाई आप इनसे बच के रहिए। लेकिन मैं किसी से बात करता हूँ, अभी परसों मैं एक बंदे से बात कर रहा था, उनके 10 से 12 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए हुए थे। तो उनका कहना था कि मैंने बिटकॉइन नहीं लिया, इथेरियम नहीं लिया, और ये सारे दूसरे कॉइन्स ये मेरे पास है। मीम कॉइन्स उनके पास थे। तो ये क्या है, मीम कॉइन्स में लोग क्यों फंसते हैं और कितने ठीक है, क्या ये चलेंगे आगे? देखिए, तो मीम कॉइन्स में फंसते नहीं है एक्चुअली। मीम कॉइन्स एक, ये जो जेनजी है ना, जेनजी जिसे हम जेनजी कहते हैं, ये कल्चर्स में बिलीव करते हैं। आप कभी भी देखना जेनजीज को ये बोलते हुए सुनोगे कि वो कोरियन स्टार्स को बहुत लाइक करते हैं। F1 मूवी भी आई, F1 को हमारे ज़माने में F1 कोई नहीं देखता था, आज जेनजी का स्पोर्ट है F1। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, हाँ उनके तो F1 मूवी आई है और हिट गई है, और F1 इंडिया में बहुत लोग देख रहे हैं। टेनिस अचानक खेलने लग गए लोग। जेनजी इज डूइंग थिंग्स दैट वी हैड नॉट डन। जेनजी कल्चर से रिलेट करती है अपने को कि आजकल ट्रेंडी क्या है, व्हाट्स अप गाइस, व्हाट्स एग्जैक्टली। ट्रेंडिंग दीस डेज। कभी कभी तो उनके स्टेटस भी समझ नहीं आते हमारे, क्या लगा रखा है उन्होंने। एनीमे देखते हैं वो, बिल्कुल। उनका कार्टून अलग है। उनका कार्टून इज मोर लाइक टुवर्ड शार्प, मीम्स भी अलग है, सब कुछ उनकी अलग है मीम्स उनका। अलग है, वो कल्चर का पार्ट है, तो दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड दैट। सारे कल्चर चलेंगे नहीं, वो कुछ कल्चर्स ऐसे हैं जिसके साथ वो एसोसिएट करते हैं अपने आप को, फिर वो उसके टैटूज से एक्सप्रेस करते हैं, स्टिकर्स से एक्सप्रेस करते हैं, जेंजीज कपड़ों से एक्सप्रेस करते हैं, उनके लिंगो से एक्सप्रेस करते हैं, करते नहीं करते, मीम कॉइन से भी एक्सप्रेस करते हैं। ओके। भाई इतनी सी बात है। अब आप बोलोगे इसके क्या इंट्रिंसिक वैल्यू है? इंट्रिंसिक वैल्यू ये है कि भाई उसमें वो बिलीव करते हैं, वो उस कल्चर का पार्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डोज कॉइन जिसके पास है, वो कहता है यार आई रिलेट टू बीइंग फनी, आई रिलेट टू बीइंग नथिंग इन लाइफ। मैं और इलॉन मस्क, उस 2 3 टॉप ऑफ 3 चीज़ों से, अब वो कल्चर है। सो इंट्रिंसिक वैल्यू कोई नहीं है। लोगों को मैं ये कहूँगा कि दूर रहें। अगर आप 50 से ऊपर, मैंने बोला 45 40 वालों के लिए भी संवैधानिक चेतावनी, ये मीम कॉइन की गेम है। 25 20 18 उन लोगों के लिए, उनको आप रोक नहीं सकते क्योंकि उनको उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू दिख रही है ना। और आप उनको समझा सकते हो, आप उनको ये कह सकते हो कि भाई बिटकॉइन हमेशा पोर्टफोलियो में रखना है, इथेरियम रखना। उनको यूज़ केस से फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली में क्या हुआ है कि इस इंडस्ट्री में अब ये धारणा बन गई है कि ऑल्ट कॉइन्स भी तो मीम कॉइन्स ही हैं विद टोकन्स। और मीम कॉइन्स एटलीस्ट कुछ प्रॉमिस तो नहीं करते ना, आपको कोई उनसे उम्मीद तो नहीं होती। ऑल्ट कॉइन से तो उम्मीदें लगा के बैठे रहो तो भी कुछ नहीं हो रहा। एटलीस्ट मीम कॉइन्स में उम्मीद तो नहीं हो रही। कि ठीक है। और दूसरा एक और चीज़ है, मीम कॉइन्स की सबसे ज़्यादा डिमांड डेवलपिंग कंट्रीज से बहुत आती है। उनको ये लगता है कि बिटकॉइन और इथेरियम तो हाथ से निकल गया, एक $1 वाले सस्ते लगते हैं, ये $1 जाएगा, वो $0.5 हो जाते हैं, बिटकॉइन यहाँ से 10 गुना हो जाता है। वंस अगेन एजुकेशन की कमी है। काशी भाई बड़ी अजीब अजीब चीज़ें आती हैं। एक जो कंटेंट बड़े वायरल होते हैं उस पाई कॉइन है, लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं और वीडियो के कमेंट्स में आते हैं भाई पाई कॉइन पे क्या चल रहा है, पाई में क्या चल रहा है। इनका सीन ऐसा है, अगर इनकी सच बताएं, इनके बारे में सच बताओ कि यार यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो फिर गालियाँ पड़ती हैं। आप पे भी बहुत पड़ी, मुझ पे भी बहुत पड़ी। तो ये पाई कॉइन में क्या चल रहा है, लोगों को बताइए। क्या इसमें लगे रहें? बहुत एक्सपेक्टेशन लोग लगा के बैठे हुए हैं कि पता नहीं कितना बढ़ जाए। मेरा सीन फिर वही वाली बात है कि क्या पाई कॉइन स्केयर्स है, क्या उसका नंबर डिफाइंड है? मैं ये कहता हूँ कि मैं गलत सही कह ही नहीं रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या अच्छा चलो, क्या वो इथेरियम की तरह, अब आप ये कह सकते हो कि इथेरियम भी कहाँ स्केयर्स है, इसका ना लोग काउंटर बहुत अच्छा देते हैं, वो भी तो स्केयर्स नहीं है, ठीक है। लेकिन इथेरियम में एक बर्न मैकेनिज्म है कि जितना वो उसका यूज केस बढ़ेगा उसमें इथेरियम काफ़ी बर्न होगा उसके। अब बर्न मैकेनिज्म दिख रहा है कि इथेरियम के अंदर जो है उसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है किसी भी साल जो बढ़ाई जा सकती है वो 1.5% से बढ़ाई जा सकती है। और उसके बाद उसका जो बर्न मैकेनिज्म है वो देखो कि इथेरियम कितना बर्न हो रहा है।
वो बर्न क्यों हो रहा है? क्योंकि इथेरियम का यूज़ केस बढ़ रहा है। जब इथेरियम का यूज़ केस बढ़ रहा है, उसके मेट्रिक्स अलग दिख रहे हैं। मुझे डैप रडार पे पाइकॉइन नहीं दिखता है कि कितनी डैप्स बन रही है, ठीक है। मुझे कहीं पे भी कोई ऐसा टूल नहीं मिलता है जहाँ पे पाइकॉइन का नाम दिखता हो। पाइकॉइन के अंदर एक बिलीफ है लोगों का, क्योंकि पाइकॉइन को बहुत लोगों ने माइन किया है, कई सालों की तपस्या। अब लोग एक तरीके से पाइकॉइन को एक मीम की तरह देख रहे हैं, मीम की तरह ये देख रहे हैं कि भाई जो स्ट्रगल करा जिन लोगों ने, उनका कॉइन है ये, एक दिन ये उनको जिताएगा। अब इस बिलीव को क्या करोगे? इस बिलीव की क्या वैल्यू है? अब इस बिलीव की वैल्यू अगर $500 मिलियन का उसका मार्केट कैप है, या जो भी उसका मार्केट कैप है, वो एक बिलीफ का है। अब वो बिलीफ के अलावा मुझे उसका कोई पाइकॉइन का कहीं कोई मेट्रिक नहीं दिखता है कि जहाँ पे उनके कोई टाइप्स हो रहे हो। स्टेबल कॉइन लॉन्च हो रहा है पाइकॉइन पे? नहीं हो रहा ना यार। डीफाई बन रहा है, कुछ नहीं। लोग कहेंगे हाँ रोड मैप में है, बन रहा है, वो तो कुछ भी कहते। तो फिर आपके ऊपर है कि आप क्या, अब जिनके पास है, मैं कहता हूँ भाई रखे रहने दो। आप मैं मेरे कहने पे भेज दो, कल को मेरे को गालियां दोगे। $100 मैं कह रहा हूँ कि भाई आप मत करो ऐसी चीज, उसमें नया पैसा डालने का कोई पॉइंट नहीं है। बिटकॉइन आपके पास, इथेरियम है, सोलानाज है, आपके पास अच्छे कॉइन हैं, तो व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड योर मनी एंड योर एनर्जी ओवर दीस थिंग्स। मैंने एक चीज और देखी काशी भाई इस बीच में कि डोज से भी लोग निकले जब से इलॉन मस्क का ये सीन हुआ, ट्रम्प के थ्रू उनका जो स्पैट रहा बीच में, कि डोज से भी लोग मूव आउट हो गए कि भाई अब डोज का कुछ नहीं होगा। बड़े उम्मीदों से थे कि डोज का कुछ हो जाएगा, तो इसमें क्या लगा? निकले वापस भी आ जाएंगे, क्योंकि अभी डोज को एक कंपनी ने एज अ ट्रेजरी एसेट बाय कर लिया। तो अब लोग कह रहे हैं कि देखा आ गया वो दिन। और इलॉन मस्क की जब पार्टी बनेगी, अभी ये चल रहा है कि इलॉन मस्क की जो अमेरिकन पार्टी है वो बिटकॉइन भी लेगी और डोज कॉइन भी लेगी डोनेशन में। तो अब ऐसा लोग सोच रहे हैं, उसने नहीं बोला। ऐसी प्रेडिक्शंस पे डोज कॉइन इज अगेन परफॉर्मिंग, रिकवरिंग प्रीटी वेल आउट ऑफ ऑल द मीम कॉइन। आई हैव सीन बोंग, एक दो मीम कॉइन अच्छा कर रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं। बट अगेन when we discuss meme coins, I feel so pity कि यार we should discuss more of Bitcoin. Exactly. And मैं ही नहीं कह रहा मैं meme coins के अगेंस्ट नहीं हूँ, और फिर मैं कह रहा हूँ ये कल्चर का पार्ट है। जेन ज़ी को आप नहीं रोक सकते। जेन ज़ी अपने आप को एक्सप्रेस करने के तरीके ढूंढते हैं। वो अपने आप को कपड़ों से, अपनी मूवीज़ से, अपने हेयर स्टाइल से जेन ज़ी एक्सप्रेस करते हैं। मीम कॉइन्स एक एक्सप्रेशन का एक तरीका है। अब इस एक्सप्रेशन को Exactly. नहीं रोक सकते। थोड़ा वही रहा, बल्कि हमारा जो मेन पॉडकास्ट था वो डोमिनेट किया बिटकॉइन ने। बाद में हमें भी एंड मतलब इसमें मीम कॉइन्स वगैरह ये सब चीज़ें लेके आनी पड़ी, बिकॉज वहाँ इंटरेस्ट लोगों का हो जाता है और वो फिर क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इंडिया में आपको क्या लग रहा है कि क्रिप्टो रेगुलेशंस कब तक आ जाएंगे? हम बात कर रहे हैं 3 साल से मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, और धीरे धीरे करके इवन तो कुछ चीज़ें आ रही हैं, लेकिन आज भी हम मिले तो ये सवाल है कि इंडिया में क्रिप्टो रेगुलेशन आपको कब तक? देखिए रेगुलेशन कोई ऐसा नहीं कि कोई कागज बनेगा और उसके बाद रेगुलेशन आ जाएगी। रेगुलेशन तो आने से भी कोई फ़ायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि रेगुलेशन आ गई, फिर वो एवर इवॉल्विंग है। रेगुलेशन का मतलब इतना होना चाहिए, आपकी 4-5 चीज़ों पे रेगुलेशन आनी है। एक स्टेबल कॉइन पे आनी है, एक कि पर्टिकुलर क्रिप्टो कमोडिटी है या सिक्योरिटी है या स्टेबल कॉइन है। 3 भागों में उसे डिवाइड करना है। जो कमोडिटी है, कमोडिटी में आ गया बिटकॉइन, इथेरियम, उसकी यार्डस्टिक बना दो कि जैसे एक क्रिप्टो जो है वो कमोडिटी की श्रेणी में आने के लिए उसको ये पैरामीटर्स पे चेक करना है। उस पर वो खरा, जैसे कि उसमें डिसेंट्रलाइज कितना है, उसका सोर्स कोड का कंट्रोल किसके पास है, कितना बड़ा मार्केट कैप है, कितना डिसेंट्रलाइज है, कितने नोड्स हैं, उसके ऊपर उसकी स्टेबिलिटी क्या है, कभी हैक तो नहीं हुआ, कभी डाउन तो नहीं हुआ, उसके अंदर उसका कोड किसके पास है, उसका ओपन सोर्स का क्या सीन है, उसके वॉलेट्स कितने, उसके यूज़र कितने, उस मेच्योरिटी पे उसको ले आओ। उसके फाउंडर कितने, फाउंडर के बाद टोकन कितने, फ्यूचर में टोकन डंप तो नहीं होगा, टोकन मार्केट में कितना आ गया, टोकन की सप्लाई क्या है। अरे यार मैंने आपको 15 गिना दिए। इस टेस्ट पे उसको चेक कर लो। चेक करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि हाँ इसके सारे टिक है, ये कमोडिटी की श्रेणी में डालो या डिजिटल कमोडिटी, डिजिटल प्रॉपर्टी की श्रेणी में डाल दो। एक हो गया कि भाई इसमें फाउंडर है, उसके पास शेयर्स हैं, उसके अंदर ये को फाउंडर है, ये और ये अभी नया है, डिसेंट्रलाइज नहीं है, स्टेबल भी नहीं है, ये नहीं है, ये सिक्योरिटी की श्रेणी में आ गया। एक आ गया कि भाई ये हमारे टाटा ग्रुप है, ये हमारा ये है, ये ग्रुप है, इनके स्टेबल कॉइन, ये स्टेबल कॉइन है, ये आईएनआर बैक्ड है, ये स्टेबल कॉइन है। स्टेबल कॉइन का लॉ अलग, सिक्योरिटीज का लॉ अलग, डिजिटल कमोडिटी का लॉ अलग,
डिजिटल कमोडिटी को आप एक्सचेंजेस पे ट्रेड करने के लिए अलाउ करो। सिक्योरिटीज़ को बोलो कि भाई तुम वापस आओ अपने आप को कमोडिटी की श्रेणी में लाने के लिए, 1 साल बाद फिर रीअप्लाई करो, ठीक है। अभी तुम उस श्रेणी में नहीं हो, तब तक थैंक यू। तुम अपने आप को यहाँ लाने के लिए अभी तुम सैंड बॉक्स में डल गए, या तुम्हारे अंदर एक रिस्ट्रिक्टिव वो कर दिया। रिस्ट्रिक्टिव मतलब हम ये कह सकते हैं कि अभी तुम्हारे अंदर रिटेल ट्रेड नहीं करेगा, लेकिन एक्रीडिटेड इन्वेस्टर्स कर सकते हैं ट्रेडिंग, या तुम्हारा रिटेल को अभी एक्सेस नहीं है तुम्हारा। जैसे जैसे तुम टेस्ट पास करते जाओगे, जब तुम्हारे सपोज 100% टोकन अनलॉक हो जाएंगे, जब तुम डिसेंट्रलाइज हो जाओगे, एक बार आके फिर चेक कराना, हम वेरीफाई, उसको इंसेंटिव है कि यार मैं इंडियन मार्केट में अगर मेरे को इसको डिजिटल कमोडिटी करना है तो मैं डिसेंट्रलाइज करूँ, वो भी तो काम करेगा ना। फाइन, उसका कानून अलग, डिजिटल कमोडिटी का अलग। प्रॉपर्टी राइट्स क्लियरली डिफाइन कर दो, इंश्योरेंस एक्सचेंजेस के लिए अलग, नॉन कस्टोडियल अलग, स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए अलग। आपको बहुत सिंपल गाइडलाइंस बनानी है, कानून को प्यूनिटिव नहीं बनाना। आप क्या चाह रहे हो एट द एंड ऑफ द डे? आप चाह रहे हो कंट्रोल भी रहे, देश प्रोग्रेस करे, और हम इकोनॉमी में ट्रिलियंस जोड़ें। तो हमें एक बैलेंस्ड व्यू अपनाना पड़ेगा, और इसमें इंडस्ट्री के प्लेयर्स को बिठा के फिर समझ के फिर हमें आगे बढ़ना है। आरबीआई ने क्लियरली बोला कि जो अमेरिका में हो रहा है उसको हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। हमारा अपना एक एग्जिस्टिंग मॉनेटरी सिस्टम है, एंड हमें उससे प्रोटेक्ट करना है। देखिए मैं आपको बताऊं, स्टेबल कॉइन थ्रेट है इंडिया के मॉनेटरी सिस्टम के लिए, okay. और आरबीआई इसमें 100% ठीक है। एक्साइटमेंट और एक्सूबरेंस अपनी जगह है। हाँ, अगर हम देश के हित में बात करें तो हम स्टेबल कॉइन्स को हमें अलाउ नहीं करना चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे आरबीआई को और देश की पार्लियामेंट को क्रिप्टो पे कानून लाने में अगर वक्त लग भी रहा है, तो इमीडिएट बेसिस पे एटलीस्ट इतना कर देना चाहिए कि स्टेबल कॉइन को लीगल टेंडर की तरह यूज़ ना करा जाए भारतवर्ष में, क्योंकि भारतवर्ष में हमारी सॉवरेनिटी की पहचान है आईएनआर। हम सॉवरेन नेशन हैं। हम सॉवरेन नेशन अगर हैं तो वो सिर्फ एक वजह से हैं, क्योंकि हमारा मॉनेटरी सिस्टम पे हम कंट्रोल करते हैं, हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अगर सपोज करें मेरी गवर्नमेंट का कंट्रोल ही नहीं रहेगा मॉनेटरी सिस्टम पे, मॉनेटरी पॉलिसीज पे, तो फिर सॉवरेनिटी किस बात की? मतलब फॉर एग्जांपल, अगर कल को जिम्बाब्वे के अंदर जैसे ऐसे 25 देश हैं, बहुत लोगों को पता नहीं होगा आपके, ऐसे 25 देश हैं जिनकी खुद की करेंसी नहीं है, आपको पता है? नहीं, मेरे को आइडिया। अच्छा, तो ऐसे दुनिया में 25 देश हैं जिनकी खुद की करेंसी नहीं है। उनकी करेंसी क्या है? यूएसडी, डॉलर। तो क्या वो देश एक्चुअल में आज़ाद है? नहीं, वो बाउंड है, क्योंकि जिस देश की करेंसी डॉलर होगी वो बॉर्डर के हिसाब से तो आज़ाद है, लेकिन उनकी जो मॉनेटरी बिल्कुल इकोनॉमी, तो एल सल्वाडोर के अंदर लीगल टेंडर क्या था? बिटकॉइन, डॉलर था। अच्छा, डॉलर, ओके। तो डॉलर के साथ उन्होंने बिटकॉइन को बाद लीगल में टेंडर बना दिया। तो काशी भाई, मेरा मतलब स्टेबल कॉइन से व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इज कि हमें इंडिया को इमीडिएट बेसिस पे स्टेबल कॉइन्स का लीगल टेंडर में इस्तेमाल ना हो, इस पे कानून लाना चाहिए। दूसरा, हमें जब ये हम काम करेंगे, स्टेबल कॉइन्स को ओवरऑल जो प्रोटोकॉल्स के अंदर इस्तेमाल को ज़रूरी है। अगर आपको इनोवेट करना है तो स्टेबल कॉइन्स की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे, क्योंकि DeFi प्रोटोकॉल्स में, स्वैपिंग में आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, उधर अलाउ करना चाहिए। हमें हमारा कंसर्न मॉनेटरी पॉलिसी को लेके, हमारा मॉनेटरी कंट्रोल को लेके ना, वो लूज नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें ज़मीन पे कोई ब्रेड, अंडा, बटर ये सब ना खरीद पाए, लेन देन ना कर सके, और वो रोकना चाहिए। लेन देन भी कि चीज़ों की बाइंग एंड सेलिंग ना करें उसके थ्रू। इट इज़ लाइक ए डॉलर से लोग बाय सेल कर रहे हैं, नहीं, वो गलत है ना। इसीलिए ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, एक्सेस टू डॉलर मार्केट इसलिए बनाई जाती हैं, क्योंकि ह्यूमन प्रवृत्ति होती है एक आदमी की कि दुनिया में अगर एक ऑप्शन दिया जाए तो लोग डॉलर को ज़्यादा अक्यूमुलेट कर लेंगे, वरना। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो लेकिन क्योंकि स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल DeFi में है, स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल प्रोटोकॉल्स की इंटरेक्शन में है, डेक्सिस में है, तो वो होना चाहिए। और प्लस इनोवेशन सारी जो है उसके अंदर भी स्टेबल कॉइन्स एक अहम रोल बना रहे हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स आ रहे हैं, उसको अलाउ करना चाहिए।